बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा पीएमएस स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से। जहाँ तक स्क्रीनिंग टेस्ट का ताल्लुक है, ये बुनियादी तौर पर एबिलिटी जजमेंट का एक टेस्ट है, एक तरीक़ाकार है, जिसके ज़रिए से कैंडिडेट जो उम्मीदवार है उसकी बुनियादी एबिलिटी की जजमेंट की जाती हैं, टेस्ट की जाती हैं। और ये टेस्ट बुनियादी तौर पर जर्नल इंफॉर्मेशन, जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश के हवाले से इसकी जजमेंट की जाती है। इसके सिलेबस के जहाँ तक ताल्लुक है, तो बुनियादी तौर पर इसका सिलेबस एक तो इंग्लिश इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इंग्लिश ग्रामर है, बेसिक ऑफ द इंग्लिश है, पार्ट ऑफ स्पीच है, इन चीज़ों में। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज को फिर हम फर्दर फोर कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। वन इज़ द नॉलेज अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से। सेकेंडली करंट अफेयर के हवाले से, जो इस टाइम करंटली जो हैपनिंग हो रही है वर्ल्ड में, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो वर्ल्ड में हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान के नेबर्स के अंदर हो। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एवरीडे साइंस के हवाले से, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द साइंस के हवाले से। और फोर्थ नंबर कैटेगरी जो है वो इस्लामियात के हवाले से है, इस्लामिक नॉलेज के हवाले से है, लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है, रिलीजियस बुक रिलीजन की किताबों के हवाले से हैं, और इस्लाम के मज़हब के हवाले से है। तो आज के इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को प्रॉपर्ली मैं गाइडलाइन दे सकूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप कैंडिडेट हैं और आपकी तैयारी हो रही हैं, तो आप काइंडली इन 5 एरियाज पे फोकस दें। नंबर फर्स्ट है इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। और इंग्लिश के फर्दर अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑल जो है तीनों सेंटेंसेस, तीनों टेंसेस जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस के अंदर इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से आपने पास्ट के अंदर भी इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर के अंदर भी फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इस हवाले से आपके नोइंग। फिर इसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर आपको मालूम हो। और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको पता हो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल क्या है। फिर उसके बाद एडवर्ब, और इसके अलावा नाउन्स, प्रोनाउंस, इन तमाम चीज़ों। और 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। वर्ब बुनियादी तौर पर कहते हैं द एक्शन या एक्टिविटी को। जो एक्टिविटी हो, जो एक्शन हो, जो काम हो, उसको हम वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ, ये काम है। ईटिंग काम है, ईट्स काम है, जाना काम है, वॉक काम है, राइटिंग काम है, रीडिंग काम है, सोना काम है। ये अब वर्ब्स हैं। अब वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस हम बिल्ड नहीं कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फॉर बिल्डिंग ऑफ सेंटेंस यू नीड वर्ब। आपको लाजमी चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, यानी काम करने वाला, जो बंदा या ही शी एट से जो करने वाला हो। और सेकंड चीज़ जो है वो वर्ब है। मिसाल के तौर पर आई ईट, मिसाल के तौर पर आई राइट, आई स्पीक, आई ईट। ये सारी चीज़ें जो है, इसके लिए दो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। और इस तरह की जो सेंटेंसेस है, ये जो कि जिसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी है, बाकी एक्सप्लेनेशन जो है वर्ब वगैरह नहीं है, बिल्कुल और सिंपल सेंटेंसेस है। फिर सेंटेंसेस के ज़माने के हवाले से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस हवाले से वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चूँकि जो सेंटेंस आपने करनी उसमें एक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो आपका एक्शन जो है प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, किस टेंस में और किस वक्त के हवाले से, क्योंकि इसमें आपने देखते हैं स्पेस और टाइम।
तो बुनियादी तौर पर बात ये है कि आप इंग्लिश स्ट्रक्चर के ऊपर, इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पता हो, आपको वर्ब का पता हो, आपको नाउन का पता हो, आपको प्रोनाउन का पता हो। इन सारी चीज़ों के बारे में जब आपको पता हो, आप प्रॉपर्ली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इट मीन्स, इसका फिर मतलब ये है कि आपको इंग्लिश के ऊपर कमांड है। आप जब कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो प्रॉपर्ली, आपकी जजमेंट भी होती है, तो दैट्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बुनियादी चीज़ है। फिर उसके बाद आते हैं हम पाकिस्तान अफेयर के हवाले से। पाकिस्तान अफेयर जो है, उसमें पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट इस खत्े पे मोहम्मद बिन कासिम 712 में आए थे। उसके बाद यहाँ पे होरी गजनवी, उसके बाद यहाँ पे शेर शाह सूरी, और इसके बाद आखिरी लोदी। लोदी वाज द लास्ट, लोदी के बाद सल्तनत जो है मुग़ल आए, मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी गई, और बाबर ने, ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में रखी थी। और फिर उसके बाद उनके कंटिन्यूटी थी 1857 तक। 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जिसको गदर की, अंग्रेज़ उसको गदर की जंग, और हम उसको मुसलमान जो थे वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी। फिर जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद खान, जो अलीगढ़ मूवमेंट है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूशन है फॉर द मुस्लिम के लिए, मुसलमानों के हवाले से, मुसलमानों के राइट्स के हवाले से। फिर उसी प्लेटफॉर्म से सर सैयद अहमद खान की दो लेवल पे, एक तो प्रैक्टिकल है और एक थ्योरेटिकल नेचर में मुख्तलिफ किताबें, बुक्स, और उनकी कोशिश ये है कि हिंदू सोसाइटी में जो उनकी सुप्रीमेसी है, उसकी अकॉर्डिंगली मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों के राइट्स के हवाले से काम करे, और ख़ुसूसन जो अंग्रेज़ों और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मुसलमानों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो दरमियान में डिस्टर्बेंस है, जो कन्फ्यूजन है, उन कन्फ्यूजन को सोल्यूशन वो चाहते थे। तो दैट्स वाई फिर उन्होंने इस हवाले से भी काफ़ी अहम काम किया। द कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट किताब लिखी, असबाब बगावत हिंद लिखी, तहज़ीबुल अखलाक का मैगज़ीन उन्होंने स्टार्ट किया, और इसके अलावा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ के हवाले से, कुरान के हवाले से इन्होंने काम किया। सेकेंडली, प्रैक्टिकली उन्होंने गाज़ियाबाद और मुरीदाबाद में स्कूल इस्टेब्लिश की, क्योंकि मुसलमान अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते थे इंडियन स्कूल्स में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्कूल थे, वो उसको मिशनरी स्कूल्स समझ रहे थे, उसको समझ रहे थे कि दे विल बी क्रिश्चियन बन जाएंगे, वहाँ पे इफ़ेक्ट हो जाएंगे दर एजुकेशन सिस्टम से। तो देयरफॉर उनकी इंटरेस्ट नहीं थी, तो उस इंटरेस्ट को बिल्ड करने के लिए प्रैक्टिकली स्टेप लिए मुरीदाबाद, गाज़ीपुर में, और फिर मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश की, और इसी मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली गई। और इसी तरीके से 1875 में आपने अलीगढ़ के मकाम पे स्कूल एंग्लो मोहम्मडन, एंड फिर उसी एंग्लो मोहम्मडन स्कूल जो है, उसकी 2 साल बाद 1877 में कॉलेज प्रमोटेड हो गया टू कॉलेज, और फिर लेटर ऑन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। और अलीगढ़ मूवमेंट ने पाकिस्तान मूवमेंट के लिए एक ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, यानी ऑल ऑफ द लीडरशिप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अलीगढ़ स्कूल ऑफ थाट से थे, अलीगढ़ से फारिग व तहसील थे। अलीगढ़ ही की वजह से जो लोग मुसलमान जो पहले स्कूलों में नहीं जाते थे, जो पहले मिशनरी स्कूलों के पार्ट नहीं थे, वो अलीगढ़ स्कूल जाते थे। फिर अलीगढ़ से फारिग होने के बाद वो लोग जो थे, अपने इलाकों में जब बैग गए, तो पेशावर में, लाहौर में, सिंध दरसतुल इस्लाम कराची में, लाहौर में इस्लामिया कॉलेज, पेशावर में इस्लामिया कॉलेज, इस तरह फिर वहाँ से जो लोग गए अपने अपने इलाकों में, इस तरह एक नेटवर्किंग बन गई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। तो दैट वाज द क्रेडिट, जो है क्रेडिट गोज़ टू सर सैयद अहमद खान को, उनकी कंट्रीब्यूशन जो उसने की थी इस खत्े के मुसलमानों के जगाने के हवाले से, इस खत्े के मुसलमानों के हवाले से। तो इसके फिर उसके बाद हुतबा अल्लाहबाद होता है, और जिसमें इलामा मोहम्मद इकबाल जो है प्रॉपरली पेश करता है सेपरेट होमलैंड फॉर। अच्छा, सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी भी पेश की थी, कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। हिंदू और उर्दू कंट्रोवर्शली जब डेवलप हुई, तो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी पेश की। फिर उसी टू नेशन थ्योरी के बुनियाद पर फिर उसके बाद 1905 में तकसीम बंगाल होता है। फिर 1906 में उसी प्लेटफॉर्म से मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी जाती है। सर आगा खान पहले मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट थे। फिर तकसीम बंगाल का फ़ैसला जो है 1911 में उसको गवर्नमेंट जो है और बैक लेती है, उसको रिवाइज कर जाती है, टू द
एजिटेशन ऑफ द हिंदू की एजिटेशन की वजह से। फिर उसके बाद 1885 में कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट होती है, मिस्टर ह्यूम अंग्रेज़ ऑफिसर होते हैं, वो इस्टेब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। रीज़न वाज दैट कि मुसलमान पार्टीशन ऑफ बंगाल के फैसले के रिवीजन के बाद बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थे, बहुत ज़्यादा मुसलमान जो थे उनकी जो कास्ट थी या इंटरेस्ट थी, इट वाज टारगेटेड, उसको टारगेट किया गया था उनकी। तो मोहम्मद अली जिन्ना आए, मोहम्मद अली जिन्ना आए, अल्लामा इकबाल ने उसको ख़त लिखा था, उसने ज्वाइन किया और उसी टाइम वो दोनों पार्टियों में थे, कांग्रेस में भी थे और मुसलमानों में भी थे। उनकी कोशिश ये थी कि लोकली हिंदू और मुसलमानों के दरमियान रिकन्सिलेशन प्रोसेस हो, ताकि लोकली दोनों कम्युनिटीज़ को हम एक दूसरे के करीब ला सके, इत्तेफाक पैदा कर सके, एक नेशनल सेंस को डेवलप कर सके और नेशनल मूवमेंट के तौर पर हम एक नेशन के तौर पर उसके ऊपर ईजिली हम दबाव भी डाल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर और उनसे अपने मुतालबात भी मनवा सकते हैं, ताकि हम इत्तेफाक इत्तेहाद में रहें। और इसी कोशिशों के रिज़ल्ट में 1916 में लखनऊ जो एग्रीमेंट है, जो पैक्ट ऑफ लखनऊ है, वो साइन हो गया, जिसके मुताबिक कांग्रेस और मुसलमान एक दूसरे के करीब आए। उनका ये था कि हम जॉइंटली बिल्ड करेंगे प्रेशर ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि वो हमें अपनी राइट्स दे, सेल्फ गवर्नमेंट दे, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दे। तो ये सारे मुतालबात और मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेटिव हो सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेवल में भी और कैबिनेट्स में भी मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन लाजमी है। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है खिलाफत मूवमेंट बनती है। खिलाफत मूवमेंट में चूँकि दोनों के दरमियान, हिंदू और मुस्लिम के दरमियान एक डेडलॉक सी पैदा हो जाती है, जिसके रिज़ल्ट में 1924 को ये जो लखनऊ पैक्ट साइन की थी, लखनऊ एग्रीमेंट साइन होती 1916 में, वो 1924 तक चल सकी और 1924 में उसका खात्मा हो गया और क्योंकि उनके दरमियान डिफरेंसेस बढ़ गई। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूरत थी लोकल कम्युनिटी की, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार है, वहाँ ज़रूरत थी। साथ में दिल्ली प्रपोज़ल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं प्रपोज़ल भी उनके सामने। और उसके बाद वो साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है 1927 में साइमन कमीशन बनती है, 7 मेंबरों पर मुश्तमिल होता है और इस साइमन कमीशन में कोई लोकल बंदा नहीं होता, ऑल ऑफ देम जो है अंग्रेज़ होते हैं, वो आते हैं और एक कमीशन रिपोर्ट करते हैं। साइमन जो है उसका हेड होता है और वो लोग एक बाकायदा जो है यहाँ पे रिपोर्ट पेश करते हैं और रिपोर्टिंग के बेस पे बुनियाद पर वो लोग उनसे और सजेशन प्रपोज़ल होती है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों उसको रिजेक्ट करते हैं इस प्रपोज़ल को। और फाइनली कायद-ए-आज़म दिल्ली प्रपोज़ल पेश करता है, फिर नेहरू रिपोर्ट पेश करता है, फिर उसके अगेंस्ट दोबारा कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट करता है। फिर 1929 में साइमन कमीशन रिपोर्ट पब्लिक हो जाता है। फिर 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल खुद बालाबाद में अलग मुस्लिम स्टेट के लिए का मुतालबा पेश करता है। फिर 1930, 1931, 1932 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो जाती है, ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो एक डेडलॉक सिचुएशंस है उनकी सोल्यूशन आए और ये डेडलॉक का खात्मा हो जाए। फिर उसके बाद ये सूरत हाल रह जाती है। फिर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आ जाता है। फिर उसी के तहत 1936 में इंतखाबात होते हैं। 1937 से 1939 तक कांग्रेस की हुकूमतें हो जाती हैं और फिर 1939 में दोबारा जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है, तो उस पर एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो रिज़ाइन कर जाती है और फिर 45 तक जंग है। 46 में दोबारा इंतखाबात होते हैं। उन इंतखाबात में मुस्लिम लीग को फर्स्ट टाइम एंट्री हो जाती है एज अ पोलिटिकल पार्टी ऑफ द मुस्लिम के हवाले से। और फिर उसके बाद 1940 ही के जंग वार के दौरान ही 1940 में लाहौर के मुकाम पे 23 मार्च को मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में क़रारदाद लाहौर, इसको रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर और लेटर ऑन उसको रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क़रारदाद पाकिस्तान कहते हैं, उसकी मंजूरी हुई। और 1947 में 3 जून 1947 को पार्टीशन एक्ट पास किया गया, पार्टीशन एक्ट ऑफ इंडिया, जिसके मुताबिक इंडिया ने तकसीम होना है। और अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो फ्यूचर में जिस तरीके से प्रोविंसेस का क्या होगा और इसके अलावा उस टाइम 526 छोटी छोटी रियासतें थी। और फिर उसके बाद 1947 को 14 अगस्त 1947 के मिड नाइट को पाकिस्तान और फिर 12 बजे के बाद यानी 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट। बहुत स्टार्ट में दोनों मुल्कों के दरमियान जो है इनिशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही, रेवेन्यू की, इकॉनमी की जनरेशन प्रॉपरली न हो सकी, चूँकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था दैट वाज इन दिल्ली था, पाकिस्तान के पास नहीं था। पाकिस्तान को 750 मिलियंस में से सिर्फ 250 मिलियन की रिकवरी हुई, मिले 500 मिलियंस की
पाकिस्तान को नहीं मिल सके। इसी तरीके से मुहाजिरीन की एक इन्फ्लो थी, यहाँ से भी जा रहे थे, वहाँ से भी आ रहे थे, और इसी दौरान फसादात भी हमने देखे। और फिर इसी दौरान जो है दोनों स्टेट को स्टार्ट में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, और पाकिस्तान को कोई आइन नहीं हो सका। तो पाकिस्तान की जो मरकज़ी लेजिस्लेटिव असम्बली थी, और कराची में पाकिस्तान का फर्स्ट हुकूमत बना, वहाँ उसने मीटिंग की, और इन इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को सम अमेंडमेंट करके उसको पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर दिया विद माइनर चेंजेस। और 9 साल तक यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। 56 में फ़र्स्ट कानून बना, और फिर 1958 में उसको जनरल अयूब खान ने फर्स्ट मार्शल लॉ नाफिज करके इस कानून का खात्मा कर दिया। फिर अयूब खान ने 1962 में सेकंड कानून पाकिस्तान का लाया। फिर उसके बाद अयूब खान जो थे पावर में रहे। फिर उन्होंने अपनी पावर ट्रांसफ़र की तो यहिया खान, और यहिया खान जो थे फ्री एंड फायर इलेक्शन का वादा किया, और इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के रिजल्ट में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम पहले से था, लैंग्वेज का इशू था, और इनके दरमियान पॉलिटिकल स्पेलिटी थी, उस बेस पे अवामी लीग को हुकूमत बनाने के लिए इनवाइट नहीं किया गया, और इस बेस पे अवामी लीग ने मुज़ाहमत शुरू की, रेजिस्टेंस शुरू हो गई, और पाकिस्तान दो हिस्सों में हो गया। ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान जो था वो अलग हो गया। वेस्ट पाकिस्तान अलग पाकिस्तान बन गया, और ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पे असम्बलियाँ बनी, और उन्हीं असम्बली से 1973 का कानून बना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने, 73 का कानून बना, जो आज तक कायम है, और आज तक उसमें 25 अमेंडमेंट यानी 25 तब्दीलियाँ जो है उसमें हो चुकी हैं। और फिर उसके बाद 1977 के इंतखाबात हुए। 77 के इलेक्शन में पीपल पार्टी जीती, और उसके बाद 79 में पीपल पार्टी के जो हेड वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसको एक कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया, उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया, और जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया, और उनका मार्शल लॉ 17 अगस्त 1988 तक कायम दायम रहा। जनरल ज़ियाउल हक ने इस्लामाइजेशन के हवाले से सर्टन रूल ली, जिसमें उन्होंने ज़कात ऑर्डिनेंस, जिसमें उन्हें तौहीन रसालत के हवाले से ऑर्डिनेंस की। और फिर 1988 में ज़ियाउल हक जब चले गए तो उसके बाद इंतखाबात हो गए, पीपल पार्टी हुकूमत में आई, बेनज़ीर भुट्टो फर्स्ट टाइम द फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई 90s में। फिर उन्हीं के जो प्रेसिडेंट थे ग़ुलाम इसहाक़ खान, उसी ने उनकी हुकूमत को मैसप्लेस कर दिया, उनकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया। उसके रिज़ल्ट में फिर इंतखाबात हुई तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जो चंद पार्टियों का इत्तेहाद था, उनकी हुकूमत बनी, और वज़ीर आज़म को नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया। फिर 92 में दोबारा क्राइसिस शुरू हुई। 93 में उनकी हुकूमत, फिर उसको ग़ुलाम इसहाक़ खान ने घर भेज दिया, नवाज़ शरीफ को, और फिर इंतखाबात हो गई। फिर पीपल पार्टी की हुकूमत बनी, और 96 में फ़ारूक लगारी ने उनको दोबारा घर भेज दिया। और फिर उसके बाद दोबारा जब इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग जो है काफ़ी मेजॉरिटी के साथ उनकी हुकूमत बनी, और नवाज़ शरीफ अगेन वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। और नवाज़ शरीफ की हुकूमत को 1999 में कारगिल क्राइसिस के बेस पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ और इनके दरमियान क्राइसिस या उनकी इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर रुख़सत किया। और इसी दौरान 98 में मई 1998 में 28 मई को पाकिस्तान ने एटमी धमाके भी की इंडिया के रिएक्शंस में। और फिर उसके बाद मुशर्रफ की हुकूमत आया, मुशर्रफ की हुकूमत आई। मुशर्रफ ने 99 से लेके अपनी हुकूमत चलाई सन 2008 तक। और इसी दौरान परवेज़ मुशर्रफ ने सन 2002 में इंतखाबात करवाए, और मुस्लिम लीग कौफ की हुकूमत बनी। पहले मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वज़ीर आज़म बने, फिर उसके बाद चौधरी शुजात को बनाया गया, और उसी दौरान शौकत अज़ीज़ जो थे वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने इंतखाबात अटक से जीत के, और वो फिर उसके बाद वज़ीर आज़म बन गए। क्योंकि कानून ये है कि कोई MNA के अलावा कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, क्योंकि वो सीनेटर थे, तो इसलिए रिज़ाइन दे के वो कौमी असम्बली में आए, और फिर वज़ीर आज़म बन गए। और फिर उसके बाद 2008 में इंतखाबात हो गए, और सन 2008 के इंतखाबात ही के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया लियाकत बाग रावलपिंडी में। फिर सन 2008 के इंतखाबात हो गए, और उसी में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बन गई। आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म बन गए, आसिफ अली ज़रदारी प्रेसिडेंट बन गए, और इन्होंने 18 अमेंडमेंट की, और इसी अमेंडमेंट के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा का नाम NWFP से चेंज करके उसको खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। और इसके अलावा जो पावर है उनकी ट्रांसफ़र हो गई फ्राम सेंट्रल टू द प्रोविंसेस। तो ये काफ़ी चेंजेस, काफ़ी स्टेप्स इन्होंने ली। फिर उसके बाद सन 2013 के इंतखाबात होते हैं, उसमें मुस्लिम लीग की कामयाबी मिलती है, और नवाज़ शरीफ जो है अगेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं फॉर थर्ड टाइम्स। और फिर उसके बाद उनको पनामा केसेस में उनको हटाया जाता है, और उनकी जगह
शाहिद खान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया जाता है। फिर 18 के इंतख़ाबात जिसमें इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी तक इन पावर में है। जहाँ तक हमने इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, 3 कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, तो ये पाकिस्तान के हवाले से हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो ट्राइबल बेल्ट है, ये ट्राइबल बेल्ट बफर ज़ोन था जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, और यहाँ FCR, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ये इलाके थे। फेडरल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर ले थ्रू देयर गवर्नर के ज़रिए से, जो कि रिप्रेजेंटेटिव था, और गवर्नर ने फर्दर अपने रिप्रेजेंटेटिव, जिनको पॉलिटिकल एजेंट कहते थे, उनको अपॉइंट करते थे, और इसी तरीके से फाटा को चलाया जा रहा था। और फिर उसके बाद मस्जिद के बाद सन 2018 में इनकी मस्जिद हो गई, ये सो गए। अब इसके बाद ये प्रॉपरली खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में इनकी सीट्स भी हैं, इनके MPAs भी हैं, और इलेक्शन हो भी चुके हैं, उनकी MPAs मुंतखब भी हो चुके हैं। अब ये सारे जो हैं, ये इनका जो स्टेटस है अब चेंज है, और दे आर पार्ट ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा। फिर इसके बाद आते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो हैपनिंग हो रही हैं, फिर वर्ल्ड के अंदर जो हैपनिंग हो रही हैं, खासकर पाकिस्तान के नेबर में CPEC हैं, चाइना, पाकिस्तान, और इसके इंडिया रिएक्शनरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को नाकाम करना चाहते हैं, या इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में, अपोजिशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस है। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के बाद एग्रीमेंट जर्मनी में हुई थी, और इसके विड्रॉल के बाद एक गवर्नमेंट के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद दोहा में कॉन्फ्रेंस हुई, और दोहा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मदद से, पाकिस्तान की सपोर्ट से दोहा में तालिबान ने उनके साथ एग्रीमेंट की, और प्रॉपरली इनकी तालिबान और अमेरिका के दरमियान नेगोशिएशन कामयाब हुई, और अमेरिका ने कहा था कि 1 मई को दे विल विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान। बट सेकेंडली तालिबान की साथ उनकी कंडीशन ये थी कि दे विल नॉट अटैक ऑन द जो आम पीपल है, जो आम लोग हैं, उन पे हमले नहीं करेंगे। तो ये इनकी दरमियान एक एग्रीमेंट थी, और अब इस एग्रीमेंट के हवाले से 25 जो इनके मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, उनकी तर्की में कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, और इस कॉन्फ्रेंस में दे विल डिसाइड अबाउट द फ्यूचर स्ट्रेटजी के हवाले से बात करेंगे। एक तो ये हवाला है, और फॉरेन रिलेशंस वगैरह हैं। फिर उसके बाद जनरल अफेयर्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक मशीन, एक रोबोटिकली जो काम है, एक तो ह्यूमन सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन मशीन है, एक आर्टिफिशियली जो कुछ काम हो रहा होता है, उसके हवाले से उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं, जिसको हम मशीन कहते हैं। इसके अलावा वायरस, कोरोना वायरस, और फिर कोरोना वायरस के बाद जो है, वायरस बेसिकली हमारी जो वाइट ब्लड सेल है, वहाँ इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए है, और उसी सिस्टम की जब आपकी डेवलपमेंट हो, तो प्रॉपरली आप प्रिजर्व कर सकते हो, प्रॉपरली आप अपने सिस्टम को, इम्यून को, इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हो। इस्लामियात है, इस्लामियात में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हैं। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो परवरिश है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा शादी हैं, फर्स्ट वही अभी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फेयरवेल स्पीच थी। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 28 ग़ज़वात हुए थे, जिसमें से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 8 में शिरकत की थी, और बाकी ग़ज़वात में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली शिरकत नहीं की थी। कुरान मजीद की तदवीन है, कुरान मजीद की तदवीन प्रॉपरली हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु के दौर में हुई थी। हदीस की तदवीन जो है सहाबा के बाद ताबाइन, और फिर तबा ताबाइन के दौर में सिहाह सित्ता जो 6 किताबें हैं, जिस पे ऑल ऑफ द मुसलमान जो है एग्री है उनकी ऑथेंटिसिटी पे। तो ये उसके हवाले से है। इसके अलावा ये कोर्स है, ये मुकम्मल कोर्स कंटेंट है। इन्हीं कोर्स कंटेंट ही से आप लोगों का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपकी एबिलिटी जजमेंट होगी। अगर आप चाहते हैं मज़ीद इसी तरीके से इस हवाले से मैं सेशन भी कराऊंगा मुख्तलिफ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मुख्तलिफ वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप लोगों की जो बिल्ड है, जो आप लोगों की नॉलेज है, नोविंग्स है अबाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट, उसको मैं डेवलप कर सकूँ, आपके माइंड में तमाम जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करवा सकूँ। तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और सर्कल में भी इस वीडियो को आप शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।